Okay guys, so let's start with our today's lesson that is about the bacterial spore, and specifically we are going to talk about the endospore. Okay. So if we discussed about the bacterial stages, then we know that कि bacteria can reproduce, bacteria can transfer their gene horizontally और vertically. ठीक है, उनके अंदर कॉन्जुगेशन जैसी प्रोसेस भी होती है जिसमें हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर होता है और उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है. ठीक है, they can also produce a different kind of spore by the process of like budding. जैसे उनके अंदर बडिंग होती है, उनके सरफेस के ऊपर बड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है और उससे भी वो स्पोर लाइक बॉडीज को फॉर्म कर सकते हैं. ओके, सो इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के केस में उसके कंप्लीट लाइफ स्पेन में डिपेंड करता है कि वो दो फेजेस में रह सकता है. वन इज उसका वेजिटेटिव फेज, सेकेंड वन इज in the form of endospore. Now it depends on the environmental condition कि आपका बैक्टीरिया किस फॉर्म में वो प्रेजेंट होगा एनवायरमेंट के अंदर. जब बैक्टीरिया अपनी फेवरेबल कंडीशन में होता है, फेवरेबल कंडीशन इन द सेंस कि बैक्टीरिया के सराउंडिंग में जब हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन मटेरियल प्रेजेंट है, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जितनी भी सुटेबल कंडीशन चाहिए वो सारी अवेलेबल है, तो हम कहते हैं बैक्टीरिया के फेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट है और बैक्टीरिया उस हाई रिच हम लोग बोल सकते हैं हाईली रिच न्यूट्रिशन वाले एनवायरनमेंट के अंदर बिना किसी हर्डल के वो ग्रो कर सकता है. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो बैक्टीरिया है वो नॉर्मली अपनी लाइफ स्पेन को कंप्लीट करेगा, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होगी, रिप्रोड्यूस करेगा, कॉन्जुगेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करेगा, स्पोर की फॉर्मेशन करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ स्पोरुलेशन. लेकिन यहाँ पे जो स्पोर बनेंगे वो क्वाइटली डिफरेंट होंगे आपके एंडोस्पोर की कंपैरिजन में. नाउ वी विल कंपेयर द स्पोर ड्यूरिंग द वेजिटेटिव लाइफ साइकिल कि जब आपका नॉर्मल फेवरेबल कंडीशन है तो जो स्पोर बन रहा है वो एंडोस्पोर से कैसे डिफरेंट होगा. ठीक है, उससे पहले बताती हूँ. तो देखिए, जब आपका फेवरेबल कंडीशन है तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर अवेलेबल है और उस वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के साथ साथ यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगी स्पोरुलेशन के बाद जो स्पोर बनेगा वो डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू द एंडोस्पोर, बिकॉज वेजिटेटिव फेज इज ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन. ओके, फेवरेबल कंडीशन मीन्स हाईली रिच एनवायरमेंट होगा, न्यूट्रिशन अवेलेबल है, ऑल द कंडीशन दैट इज सुटेबल फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ आर अवेलेबल देयर. बट इफ वी टॉक अबाउट द अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल इन द सेंस दैट लो आपका न्यूट्रिशन है, किसी टाइप का हीट एक्सपोजर हो रहा है, रेडिएशन के साथ एक्सपोजर हो रहा है, रेडिएशन भी आपकी गामा रेज हो सकती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो सकती है, या कोई ऐसा केमिकल जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करने वाला है, अगर उसकी प्रेजेंस होती है एनवायरमेंट में तो हम उसे कहते हैं कि वो बैक्टीरिया के लिए अनफेवरेबल कंडीशन है. ठीक है, सो बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंटली बिहेव करता है ऑन द बेसिस ऑफ कि उसका सराउंडिंग एनवायरमेंट कैसा है. अगर फेवरेबल कंडीशन होगी तो उसकी वेजिटेटिव फेज होगी और एक प्रॉपर वो मियोसिस को परफॉर्म करेगा या हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर करेगा, कॉन्जुगेशन को परफॉर्म करेगा ताकि वो अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको प्रोड्यूस कर सके. तो इन दैट केस वहां पे स्पोर की फॉर्मेशन होगी स्पोरुलेशन की प्रोसेस से, लेकिन ये स्पोर एंडोस्पोर से डिफरेंट होगा. एंडोस्पोर जो है ये आपकी अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, लेकिन ये कोई रिप्रोडक्टिव बॉडी नहीं होती. यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रही है ये जो एंडोस्पोर है, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द स्पोरिंग बॉडी और द स्पोर द और द रिप्रोडक्टिव बॉडी. ठीक है, सो द स्पोर दैट इज फॉर्म ड्यूरिंग द favorable condition is the kind of reproductive body. रिप्रोडक्टिव क्यों कहा? बिकॉज ये आपका फ्यूचर में जाके नॉर्मल वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट होने वाला है और फर्दर ये रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने वाला है. ठीक है, यहाँ पे कंडीशन फेवरेबल है यानी कि कोई भी हार्श कंडीशन एनवायरमेंट में अवेलेबल नहीं होगी. तो ये जो स्पोर बनेगा ये किसके थ्रू बनेगा? ये आपके मियोसिस के थ्रू बन सकता है और इसमें एक स्पेसिफिक प्रोसेस होती है, समटाइम बडिंग के थ्रू भी यहाँ पे स्पोर की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, ओके, एंडोस्पोर की बात करें सो एंडोस्पोर जो होते हैं जैसे हमने कहा अनफेवरेबल कंडीशन में बनेंगे एंड दीज आर नॉट द काइंड ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडी, दीज आर नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी. नॉन रिप्रोडक्टिव बिकॉज
ये आपकी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के थ्रू नहीं बने, ये तब बने हैं जब बैक्टीरिया को अपने आप को सस्टेन करना है, एनवायरमेंट के हिसाब से उसे अपने आप को सस्टेन करना है, सस्टेनेबिलिटी उसके अंदर डेवलप करनी है। तो इन दैट केस जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो बैक्टीरिया अपने आप को चेंज कर लेता है, चेंज कर लेता है एक ऐसी बॉडी के अंदर जो उस हार्श कंडीशन के अंदर भी सरवाइव कर सके। ठीक है, सो ये जो एंडोस्पोर्स होता है ये अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन है, उसकी वेजिटेटिव सेल से उसकी एक रेसिस्टिव स्ट्रक्चर में बोल सकते हैं, जो कि उस चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से रेसिस्टेंट हो पाएगी, सरवाइव कर पाएगी। ठीक है, सो दिस इज द नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी, बिकॉज क्योंकि ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के थ्रू नहीं बनी है, ये मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू नहीं बनी है। ये कैसे बनी है? ये स्ट्रक्चरल चेंजेस के थ्रू बनी है और वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि नॉर्मल स्पोरुलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द एंडोस्पोर फॉर्मेशन। वेजिटेटिव सेल जो है वो नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू स्पोर की फॉर्मेशन करती है, और ये स्पोर आपकी पर सेल मल्टीपल्स हो सकते हैं, यानी कि एक सिंगल बैक्टीरियल सेल बहुत सारे स्पोर को प्रोड्यूस कर सकती है। डिसाइड दिस, एंडोस्पोर जो है वो पर बैक्टीरियल सेल सिर्फ एक सिंगल ही होगा, यानी कि एक बैक्टीरियल सेल एक ही एंडोस्पोर को प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, सो वन सिंगल ओनली, one in one bacterial cell। ये एक टाइप की आपकी रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम लोग डोरमेंट स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ठीक है, सो इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि एक टाइप का बैक्टीरियल स्ट्रक्चर ही है, पर चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन में अपने आप को सरवाइव करने के लिए जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसे हम कह देते हैं एंडोस्पोर। अब हम इसे एंडोस्पोर क्यों कहते हैं? बिकॉज आपके जो स्पोर्स होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, आइदर इट इज एक्सोस्पोर और द एंडोस्पोर। एक्सोस्पोर कब होगा? कोई भी स्पोर एक्सोस्पोर तब होगा, एक्सो मतलब आउटसाइड, स्पोर यानी कि स्पोर सिंपल स्पोर। तो जब आपकी कोई भी स्पोरेंजियम बॉडी बैक्टीरियल सेल के आउटर सरफेस पर किसी स्पोर की फॉर्मेशन कर रही है, तो उस टाइम पे जो स्पोर बना है उसे हम कह देते हैं एक्सोस्पोर। जैसे कि नॉर्मल स्पोरुलेशन की प्रोसेस के अंदर, जैसे ये एक बैक्टीरियल सेल है, अगर इसके अंदर बडिंग होती है तो उस टाइम पे आप देखोगे कि नॉर्मली यहाँ पे सिंपल एक बड लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ से फिर उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसका रेप्लिकेशन होने के बाद वो इस बड के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, और ऐसे ही एक मल्टीपल चेन बन जाती है किसकी? आपके बड सेल्स की, जो वापस आपका इन फ्यूचर जाके कन्वर्ट हो जाती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेजिटेटिव सेल्स में। इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं एक सिंगल बैक्टीरियल सेल बहुत सारे स्पोर को प्रोड्यूस कर रही है। तो इस टाइप में जब आपके स्पोर प्रोड्यूस होते हैं तो हम उसे कहते हैं एक्सोस्पोर। ठीक है, एंडोस्पोर्स क्या होते हैं? जब आपकी बैक्टीरियल सेल के विद इन द बॉडी ही अगर स्पोर की फॉर्मेशन हो, जैसे ये बैक्टीरियल सेल है और इस बैक्टीरियल सेल के अंदर यानी कि उसके इनसाइडल एनवायरनमेंट के अंदर ही अगर स्पोर की फॉर्मेशन हो रही है, दिस इज स्पोर, तो हम उसे कहते हैं एंडोस्पोर। ठीक है, ओके, सो एंडोस्पोर समझ में आया। दीज आर काइंड ऑफ बैक्टीरियल स्पोर एंड डोरमेंट। डोरमेंट क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनी बॉडीज होती हैं। डोरमेंसी का मतलब होता है रेस्टिंग। ठीक है, कोई भी सेल जब आपकी रेस्टिंग फेज में चली जाती है तो हम उसे कहते हैं वो हमारी डोरमेंट सेल है, वो रेस्टिंग स्टेज में चली गई है। तो एंडोस्पोर भी हमारा वो बैक्टीरियल सेल का वो स्ट्रक्चरल कन्वर्जन है जो आपका अनफेवरेबल कंडीशन होने की वजह से एक डोरमेंसी के स्टेज में चली जाती है, ताकि जैसे ही एनवायरमेंट आपका फेवरेबल कंडीशन में कन्वर्ट होगा, वापस से एंडोस्पोर ट्रांसफॉर्म हो जाता है वेजिटेटिव सेल में और नॉर्मली बिहेव करने लगता है। ठीक है, इसलिए हम लोग एंडोस्पोर को एक डोरमेंट सेल भी कहते हैं, रेस्टिंग सेल भी कहते हैं। ठीक है, ये इसका अनदर नेम है। So kind of bacterial spore are the dormant form of the bacterial structure which are thick walled, highly refractile and resistant. Resistant because उसे changing environmental condition के हिसाब से अपने आप को protect करना है। ठीक है, तो एक टाइप का बैक्टीरियल ही
होता है, ये बैक्टीरियल सेल ही होता है बट रेसिस्टिव नेचर होगी इसकी, ठीक है। डेवलप विद इन द वेजिटेटिव सेल, इसीलिए हम इसको एंडोस्पोर कहते हैं। एक ऐसा स्पोर जो बैक्टीरियल सेल की बॉडी के अंदर फॉर्म होने वाला है। एग्जाम्पल के लिए जो बैक्टीरिया जिनके अंदर एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होती है, जैसे कि बैसिलस हो गया, कोलेस्ट्रेडियम हो गया, ठीक है। बिसाइड दिस यू हैव टू कीप इन माइंड कि बैक्टीरियल स्पोर यानी कि जो एंडोस्पोर है उसकी फॉर्मेशन आपकी किस में होती है, मेनली ये आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का फीचर होता है, ठीक है। Endospores are not found in gram negative bacteria. Alright guys, so move to the next slide. Now we will talk about the structure of endospore कि जो एंडोस्पोर्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चरल कंपोजिशन कैसे होती है। देखो सिंपल वर्ड में हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आप जब एक बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर देखते हो, सो बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर में नॉर्मल वेजिटेटिव सेल की स्ट्रक्चर आप देखते हो, तो उसमें आप देखते हो कि हमारे पास एक सिंपल सा ऑर्गेनाइजेशन, एक सिंपल बॉडी प्रेजेंट है, मल्टीपल कवरिंग प्रेजेंट है, सेल वॉल होगी जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी, साथ साथ कैप्सूल भी होगा, एक स्लाइम लेयर भी प्रेजेंट होगी, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर भी प्रेजेंट होगी, राइट। मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं सिंपल वेजिटेटिव सेल की अगर बात करें तो, ठीक है। सेंटर में उसमें न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसके साथ साथ राइबोसोमल बॉडी प्रेजेंट होती है, बहुत सारे सेलुलर अपेंडेज प्रेजेंट होता है। तो ये बात हो गई आपकी नॉर्मल वेजिटेटिव सेल की। अब देखिए हमने कहा कि जो बैक्टीरियल सेल है वो फेवरेबल कंडीशन के अंदर तो कुछ इस तरीके का होगा, लेकिन जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन हुआ वो आपका कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कन्वर्जन हो रहा है यानी कि कुछ एक तो चेंजेस आएंगे बॉडी के अंदर एंडोस्पोर के अंदर, और कुछ एक उसकी मतलब कुछ एक चीजें वहां से आपकी एलिमिनेट भी हो जाएगी, क्योंकि उसे रेसिस्टेंट प्रोवाइड करना है, उस बॉडी को रेसिस्टिव नेचर में कन्वर्ट होना है, ठीक है। तो क्या क्या यहाँ पे चेंजेस होने वाले हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, और उसका नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है वो भी देखते हैं, ठीक है। तो जब हम एंडोस्पोर की नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो नॉर्मल स्ट्रक्चर में उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम आउटर कवरिंग से ही चलते हैं, ठीक है। कवरिंग से चलते हैं। अब देखो आप देखो एंडोस्पोर है, डोरमेंट स्टेज है, रेस्टिंग सेल है, रेसिस्टिव इन नेचर है, यानी कि रेसिस्टेंट प्रोवाइड करना है किसके अगेंस्ट, चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन के अगेंस्ट। और ये कौन सी एनवायरमेंटल कंडीशन होगी, आपका हीट हो सकता है, रेडिएशन एक्सपोजर हो सकता है, let me write it again, yes, these unfavorable condition can be heat, can be radiation, और ये रेडिएशन भी आपकी यूवी रेज हो सकती हैं, गामा रेज हो सकती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हाई टेम्परेचर हो सकता है, कोई पर्टिकुलर केमिकल भी हो सकता है जिसकी वजह से आपकी बैक्टीरिया जो है उसे अपनी बॉडी को एंडोस्पोर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब देखो कोई भी चीज है अगर उसे रेसिस्टिव बनाना है तो ऑब्वियसली बात है उसके अराउंड आपको ऐसी कवरिंग बनानी होगी जिससे उसके आउटर एनवायरनमेंट का उस बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है। हमें इन इन चीजों से अपनी बॉडी को, जो बैक्टीरियल सेल है उसे इन चीजों से, इन एक्सपोजर से अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है, राइट। तो सबसे पहले उसके अंदर हार्ड कवरिंग की फॉर्मेशन होगी। तो देखिए जब आप एंडोस्पोर के स्ट्रक्चर की बात करते हो ना, उसकी आउटर स्ट्रक्चर में सबसे पहले प्रेजेंट होगी उसकी कवरिंग, ठीक है। एक हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होगी। तो ये हमारा स्पोर लाइक बॉडी है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जो आउटर कवरिंग होती है, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग को हम लोग कहते हैं एक्सोस्पोर, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग, जैसे कि मैं यहाँ पे साइड बाय साइड यहाँ से ड्रॉ कर लेती हूँ, ये सबसे हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग होगी, इसे हम कहेंगे एक्सोस्पोरियम। जैसे आप उसकी इनर एनवायरनमेंट की तरफ मूव करते हो उसके बाद आता है एक स्पोर कोट,
ठीक है। स्पोर कोट यानी कि एक ऐसा कोट लाइक स्ट्रक्चर जो स्पोर को कवर किए हुए है। ठीक है। तो देखो जब एक्सोस्पोरियम की बात आती है तो एक्सोस्पोरियम क्वाइटली थिन होता है, बहुत ही पतली सी लेयर होगी, बहुत ही डेलिकेट सी लेयर होती है। लेकिन जब हम लोग स्पोर कोट की बात करते हैं, स्पोर कोट जो है जस्ट लाइक आपका एक रेन कोट होता है। रेन कोट क्या करता है, आपको बारिश से बचाता है। वैसे बैक्टीरिया के अंदर स्पोर कोट है जो उस स्पोर को बचाने वाला है एनवायरमेंट की कंडीशन से। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस स्पोर कोट का थिक होना जरूरी है, इस स्पोर के अंदर वो रेसिस्टिव फीचर्स आने जरूरी है, तभी तो उस स्पोर को प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो जब हम लोग इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एक्सोस्पोरियम। एक्सोस्पोरियम से अंदर अगर हम लोग मूव करते हैं तो एक्सोस्पोरियम के बाद इनर मोस्ट कवरिंग होती है जिसे हम लोग बोलते हैं स्पोर कोट। ये स्पोर कोट आपका क्वाइटली क्या होता है, थिक होता है। एक्सोस्पोरियम आपका थिन था, लेकिन स्पोर कोट जो है ये आपका कैसा होगा, ये थिक होगा। ठीक है, थिक होगा। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारी मल्टीपल प्रोटीन्स की लेयर प्रेजेंट होती है। इम्परमिएबल होता है ये नेचर के अंदर, यानी कि किसी चीज को पास आउट नहीं होने देता, यानी कि ना तो ये आपके इनर एनवायरनमेंट से बाहर को जाने देगा, यानी कि एक्सचेंज जो नो इंटरेक्शन वाली कंडीशन है उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है। फिर उसके बाद इसके इनर एनवायरनमेंट की तरफ आते हैं तो इसके बाद इसमें एक और कवरिंग आती है। ठीक है। इसकी एक और कवरिंग होती है जिसे हम लोग कहते हैं, स्पोर कोट के बाद आता है कॉर्टेक्स। स्पोर कोट के बाद इसकी एक और कवरिंग आती है जिसे हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो होता है ये 50% वॉल्यूम इन वॉल्यूम, टोटल जो एंडोस्पोर है उसका 50% पार्ट इन वॉल्यूम आपका कॉर्टेक्स ही होता है। अब देखो कॉर्टेक्स का काम क्या है, ये कॉर्टेक्स का काम होता है स्पोर कोट के नीचे लाई करता है, ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर का बना होगा। ठीक है। सबसे ऊपर हमारा एक्सोस्पोरियम था, एक्सोस्पोरियम इज प्रोटीनियस इन नेचर। स्पोर कोट की बात करें तो उसके अंदर मल्टीपल प्रोटीन्स लेयर प्रेजेंट होती है, अगेन इट इज प्रोटीनियस इन नेचर। कॉर्टेक्स की बात करें, कॉर्टेक्स जो होता है इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, राइट। ठीक है। फिर उसके बाद एक और कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो है, सेल वॉल होगा। अब ये जो सेल वॉल है इसे हम लोग कोर वॉल भी कह देते हैं। कोर वॉल बिकॉज इट्स अराउंड द कोर रीजन, द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द bacterial cell or the vegetative cell. Okay, so it's around the cell, it's around the core region, that's why it is known as the core wall, and it is again it is made up of peptidoglycan की बनी होती है, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं कि हमारी ये जो सेल वॉल लेयर होती है इट इज अगेन आपका प्रोटेक्टिव इन नेचर, राइट। सो ये हमारी मल्टीपल कवरिंग हो गई। मल्टीपल कवरिंग, सबसे आउटर मोस्ट एक्सोस्पोरियम, एक्सोस्पोरियम मतलब स्पोर की सबसे आउटर मोस्ट लेयर, इसीलिए हमने उसे एक्सोस्पोर कह दिया, एक्सोस्पोरियम कह दिया। उसके बाद इनर की तरफ आते हैं तो स्पोर कोट आएगा जो कि अगेन थिक लेयर है, बहुत सारी प्रोटीन की लेयर उसमें प्रेजेंट होती है। कॉर्टेक्स आएगा, कॉर्टेक्स जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है और ये कॉर्टेक्स रीजन जो है ये सराउंड करके रखता है किसको, आपकी सेल वॉल के साथ कोर रीजन को। फिर उसके बाद आपकी सेल वॉल आती है जो अगेन पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है और वो सराउंड करके रखती है कोर रीजन को, प्रोटोप्लास्ट को, दैट वाई आल्सो नोन एज द कोर वॉल। ठीक है, क्लियर गाइस। अब इनके मेजर फंक्शन में आपको डिस्कस करती हूँ कि जो हमारी एक्सोस्पोरियम है उसका क्या फंक्शन होता है, स्पोर कोट जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करने वाली है। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर। जैसे हमने कहा सेंटर में हमारा कोर रीजन है जिसके अंदर बैक्टीरिया का डीएनए प्रेजेंट होगा, आरएनए प्रेजेंट होगा, जितने भी हमारे स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम्स वगैरह हैं वो सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी इनर लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर उसके बाद सेल वॉल, सेल वॉल के बाद हमारा कॉर्टेक्स है, यू कैन सी ये सारा का सारा हमारा कॉर्टेक्स है, ये इतने रीजन में हमारा कॉर्टेक्स है। ठीक है, ये हमारा कॉर्टेक्स है, इसीलिए तो हमने कहा 50% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। देन आउटर मेम्ब्रेन होती है और उसके बाद हमारा आउटर कोट होता है, और इस आउटर कोट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक इनर कोट और एक हमारा आउटर कोट। ठीक है, क्योंकि ये थिक लेयर होता है,
इसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स की लेयर्स होती है, तो उन लेयर्स के बेस पे हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एंड द आउटर मोस्ट, सबसे जो आउटर मोस्ट होता है वो हमारा एक्सोस्पोरियम लेयर होता है। तो ये तो हो गई बात स्ट्रक्चर की कि एंडोस्पोर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब इसकी पोजीशन की बात कर लेते हैं कि जब ये नॉर्मल बैक्टीरियल सेल के अंदर इसकी फॉर्मेशन हो रही होती है तो ये कहाँ पे लाई करता है, किस रीजन के ऊपर आपका एंडोस्पोर लाई करेगा, उसकी फॉर्मेशन होगी। तो देखिए आपका नॉर्मल बैक्टीरियल सेल है, ये हमारा एक बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल के अंदर इसकी लोकेशन और इसके साइज के बेस पर हम इसे कह सकते हैं, सबसे पहला हमारा हो गया सेंट्रल इन इट्स पोजीशन, सो ये सेंट्रल एंडोस्पोर हो गया। ठीक है, पोजीशन के बेस पर हम कहते हैं हमारा सेंट्रल एंडोस्पोर है, यानी कि जो एंडोस्पोर होगा उसकी फॉर्मेशन कहाँ पे शुरू होगी, सेंट्रल में। कहाँ पे लाई करेगा, सेंटर में। सेकेंड जो है दैट इज सब टर्मिनल। थर्ड वन इज टर्मिनल। और एक स्पेशल कैटेगरी होती है जिसमें टर्मिनल रीजन पर ही हमारा स्पोरेंजियम प्रेजेंट है, बट वो स्वोलन होता है। ठीक है, right? So on the basis of their location and size, we can categorize कि this endospore can be central endospore. It means ये bacterial cell के center में present होगा. It can be subterminal in position. It can be terminal in position, and in some time इट इज swollen, यानी कि कुछ केसेस के अंदर ये आपका जो स्पोरेंजियम है वो swollen फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अभी हम फंक्शन की बात कर लेते हैं कि जो हमारी नॉर्मल जो सेल है उसके अंदर और आपकी वेजिटेटिव सेल है उसके अंदर क्या डिफरेंस है, उसके बाद हम लोग फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो देखिए नॉर्मल वेजिटेटिव सेल में हमने कहा सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो हमारी एंडोस्पोर के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट है, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीपल लेयर प्रेजेंट थी, लेकिन यहाँ पे आपका जो मल्टीपल लेयर है उसमें देखिए जब आप नॉर्मल वेजिटेटिव सेल की बात करते हो इसके अंदर एस लेयर प्रेजेंट होती है, कैप्सूल होता है, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बट in case of endospore there is no S layer, no capsule, right, no cellular appendage। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें सरफेस अपेंडेज प्रेजेंट होते हैं। यस, बिसाइड दिस जो आपका एंडोस्पोर होता है उसका जो साइटोप्लाज्मिक एनवायरनमेंट है वो सिमिलर होता है आपकी वेजिटेटिव सेल की तरह, यानी कि बैक्टीरियल सेल का जो इनर एनवायरनमेंट है उसकी जो कंपोजिशन है एज सिमिलर टू द एंडोस्पोर। ठीक है, कंपोजिशन इन द सेंस के सेंटर के अंदर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल कॉन्सेंट्रेटेड है, उसके साथ साथ वहां पे बहुत सारी राइबोसोमल बॉडी भी प्रेजेंट है। राइबोसोमल बॉडी के साथ साथ मल्टीपल जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रेजेंट है, यानी कि साइटोप्लाज्मिक जो एनवायरनमेंट है वो सिमिलर ही होता है। डिफरेंस कहाँ पे होता है कि जब एंडोस्पोर की बात करते हैं तो एंडोस्पोर के अंदर एज जस्ट लाइक योर वेजिटेटिव सेल इसके पास भी क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल है, साथ साथ राइबोसोमल बॉडी प्रेजेंट है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, वो सारी चीजें प्रेजेंट है। बट द डिफरेंस इज इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ इसके पास कैल्शियम आयन डिपॉजिट होता है, साथ ही साथ इसके पास डीपीए प्रेजेंट है, यानी कि डीपी कॉलोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। अभी डीपी कॉलोनिक एसिड क्या करेगा, देखो ऑब्वियस ही बात है जब आपका वेजिटेटिव सेल एंडोस्पोर में कन्वर्ट होता है तो उसे कुछ ऐसे प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है जो उसके जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करके रख सके, बिकॉज अनफेवरेबल कंडीशन है और अनफेवरेबल कंडीशन में जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करके रखना नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, सो इन दैट केस जो कैल्शियम है और जो डीपीए है ये आपके एंडोस्पोर के जेनेटिक मटेरियल को एक रेसिस्टेंट प्रोवाइड करता है, उसे प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, उसके साथ साथ इसके पास बहुत सारे एसिडिक सॉल्युबल प्रोटीन,
भी प्रेजेंट होते हैं इसके सेंटर में, इसके कोर रीजन में, जो कि क्या करते हैं, डीएनए के साथ बाइंड करके उसको स्टेबलाइज्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीजें डीएनए को स्टेबलाइज करके रखेगी, उसे रेसिस्टिविटी प्रोवाइड करेगी। सबसे पहले कैल्शियम आयन विद द डीपीए। बिसाइड दिस इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्मॉल एसिडिक सॉल्युबल प्रोटीन, जो डीएनए के साथ बाइंड करके उसको स्टेबलाइज करके रखेगा, उसको रेडिएशन के एक्सपोजर से, डिसोसिएशन से, केमिकल से प्रोटेक्ट करके रखेगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे डीएनए रिपेयर एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। सो इन केस अगर आपके एंडोस्पोर का जो डीएनए है उसके अंदर अगर अनफेवरेबल कंडीशन में किसी भी तरीके से अगर कोई भी डैमेज हो जाता है, तो जब आपका एंडोस्पोर वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट होगा तो उस डीएनए रिपेयर एंजाइम की हेल्प से वो डीएनए डैमेज रिपेयर हो जाएगा और वो नॉर्मली आपका एंडोस्पोर से वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे डीएनए डैमेज रिपेयर एंजाइम भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ आपके वेजिटेटिव सेल के, वेजिटेटिव बॉडी के साइटोप्लाज्मिक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नहीं होता। उसमें सिंपल बस आपका न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा, सेलुलर बॉडीज, हालांकि इसमें कोई सेलुलर बॉडी नहीं होती, मतलब राइबोसोम्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस हो गया कि कैसे आपकी जो वेजिटेटिव सेल है वो एंडोस्पोर से डिफरेंशिएट करेगी। क्या डिफरेंशिएशन होगा कि पहली चीज, जस्ट लाइक योर वेजिटेटिव सेल, एंडोस्पोर के पास भी मल्टीपल लेयर्स होती है, बट ये मल्टीपल लेयर्स थोड़ी सी डिफरेंट होती है इन देयर कंपोजिशन, इन देयर फंक्शनिंग। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे प्रोटेक्टिव इनका फंक्शन हो जाता है। सो इनकी जो फंक्शनिंग होगी, जैसे आउटर कोट जो है उसका फंक्शन क्या होता है, हमारी जो कोट है जिसे हम लोग स्पोर कोट कहते हैं, इट इज इम्परमिएबल इन नेचर। इम्परमिएबल है यानी कि ये आउटर एनवायरमेंट और जो इनर एनवायरमेंट है उसके बीच में इंटरेक्शन नहीं होने देगी, पहली चीज। दूसरी चीज, ये आपके स्पोर को डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करके रखती है, यानी कि ये डिहाइड्रेशन से, हीट से प्रोटेक्ट करके रखेगी। तीसरी चीज, जो आउटर कोट होता है उसका काम होता है ये केमिकल के एक्सपोजर से रेसिस्टेंट प्रोवाइड करता है एंडोस्पोर को, क्योंकि इसके अंदर स्पेसिफिक टाइप को प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और वो स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स ये सारी रेसिस्टिविटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, हमने कहा था ना कि जो हमारा स्पोर कोट होता है उसके अंदर मल्टीपल प्रोटीनियस लेयर प्रेजेंट होती है और उन प्रोटीनियस लेयर की वजह से ही ये रेसिस्टिविटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन ये हमारा प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है, इसका फंक्शन है कि ये आपके स्पोर को सिर्फ प्रोटेक्ट करके रखेगा। ठीक है, कोर की बात करें तो देखो, कोर के अंदर हमने कहा डीएनए भी प्रेजेंट है, कोर के अंदर आरएनए भी प्रेजेंट है, कोर के अंदर आपके एंजाइम्स भी प्रेजेंट है, कोर के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है, डीपीए प्रेजेंट है, बहुत सारे डीएनए रिपेयर करने वाले एंजाइम्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, आप बाहर आते हैं तो कॉर्टेक्स रीजन की बात करें तो कॉर्टेक्स का देखो क्या काम होता है। जो कॉर्टेक्स है, हमने कहा कॉर्टेक्स जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर का बना होता है, इसके अंदर मॉडिफाइड पेप्टिडोग्लाइकन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये मॉडिफाइड पेप्टिडोग्लाइकन्स क्या हेल्प करने वाले हैं कि कॉर्टेक्स क्या होता है कि ऑस्मोटिकली ये एक्टिव रीजन होता है। ऑस्मोटिकली एक्टिव का मतलब ये क्या करेगा, जितना भी आपके इनर एनवायरनमेंट में कोर के अंदर वाटर प्रेजेंट है उसको धीरे धीरे रिमूव कर देता है, जिससे कि क्या होगा, सेल जो है वो रेसिस्टिव हो जाएगी टुवर्ड द हीट। ठीक है, डिहाइड्रेशन कर देता है कोर रीजन का, कौन, कॉर्टेक्स। और ये किसका बना होता है, इसके अंदर मॉडिफाइड पेप्टिडोग्लाइकन्स प्रेजेंट होते हैं। राइट, ठीक। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो होती है ये आपकी सराउंड करके रखी हुई है, प्रोटोप्लास्ट को सराउंड करके रखती है और इसका काम अगेन प्रोटेक्टिव इन नेचर। सेल वॉल का काम होता है ये आपकी बैक्टीरियल सेल को यानी कि एंडोस्पोर को डिसोसिएशन से प्रोटेक्ट करके रखेगी। ठीक।